आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। रीड सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी के कुछ अहम सवालात को आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा ये जा रहा है कि एक उर्दू बोलने वाले मुअल्लिम का तबादला राजस्थान के दूर दराज इलाके में हो जाता है। चूँकि उसे मुकामी ज़बान नहीं आती, इसलिए उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसे क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपका रीट में सिलेक्शन हो जाता है और आप राजस्थान के किसी दूर दराज इलाके में चले जाते हैं जहाँ पे उर्दू और हिंदी नहीं बोली जाती बल्कि मारवाड़ी बोली जाती है। तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे? क्या उर्दू इलाके में तबादला करने की कोशिश करेंगे यानी ट्रांसफ़र करवाएंगे, या फिर तलबा को मेयारी ज़बान यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज सिखाने के लिए निसाब पर यानी कि सिलेबस पर तवज्जो केंद्रित करवाएंगे, या फिर तदरीस के दौरान बच्चे की ज़बान को बतौर वसीला यानी टीचिंग के दौरान बच्चे की जो लैंग्वेज है उसको एज ए रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे, या फिर मेयारी उर्दू सीखने के लिए मुआशरे की हौसला अफजाई करेंगे। तो जब आपका तबादला राजस्थान के किसी दूर दराज इलाके में हो जाए और आपको वहाँ की मुकामी ज़बान नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? बच्चे की ज़बान को बतौर वसीला इस्तेमाल करेंगे, एज ए रिसोर्स आप यूज़ करेंगे खुद स्टूडेंट की लैंग्वेज को। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक अच्छा मुअल्लिम कौन है? अच्छा मुअल्लिम, अच्छा टीचर क्या वो होता है जो सीखने के भरपूर मौक़े फराहम करता है, या फिर कारगर मवाद फराहम करता है, या फिर उसूल व नज़रियात की यानी कि कंसेप्ट की वजाहत करता है, या फिर तलबा को छपे हुए नोट्स फराहम करता है। तो अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों को सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके दे। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि आजकल मुअल्लिम बहैसियत डैश के माना जाता है। मुअल्लिम क्या दोस्त माना जाता है, सहूलतकार, रहनुमा, या फिर मज़कूरा बाला तमाम? तो आजकल जो मुअल्लिम है वो फैसिलेटर का काम करता है, सुगम करता होता है, यानी कि सहूलतकार के तौर पर मुअल्लिम आजकल काम करता है। अगला सवाल यह कि आमोज़गार की गलतियों की इस्लाह करते वक्त उस्ताद को चाहिए। मान लीजिए कि कोई लर्नर, कोई भी शिक्षार्थी गलती कर रहा है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? बच्चे की गलतियों को निशानजद करेंगे, या फिर बच्चे की गलती की इस्लाह करेंगे यानी कि उसका करेक्शन करेंगे, या फिर गलतियां दोहराने पे बच्चे को डांटेंगे, या फिर आमोज़गारों को तरगीब देने के लिए मुस्बत रवैया यानी कि पॉजिटिव आप एटीट्यूड रखेंगे। तो अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो याद रखिए गलतियां जो है वो सीखने के हिस्से के तौर पर ली जानी चाहिए, यानी कि जो त्रुटियां हैं वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंग होती हैं। गलतियां बच्चों के सीखने में अहम रोल अदा करती हैं, इसलिए अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो उनकी इस्लाह करते वक्त आप उनको मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव रवैया अपनाएंगे। तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि क्लास में शर्मीले तालिबे इल्मों में खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? मान लीजिए कोई भी बच्चा क्लासरूम में बहुत शर्माता है, वो बोलता नहीं है, उसको सवालों के जवाब आते हैं फिर भी खामोश रहता है। तो ऐसे में एज ए टीचर आप क्या करेंगे? उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे कि नहीं, ज़बरदस्ती उससे करेंगे कि तुम बोलो, नहीं बोलो, या फिर उसको ऐसे उन्वान देंगे, ऐसे टॉपिक पर उसे बोलने का मौका देंगे जो वो पहले से जानता है, या फिर उनको न बोलने पर गुस्सा का इजहार करेंगे, या फिर उसके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करेंगे। अगर बच्चा शर्माता है तो आप बच्चे को एक छोटा सा टॉपिक दे दीजिए जो उसे पता है, उस पर आप उससे बुलवाइए। तो इस तरह से बच्चे में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल की ज़बानदानी की मंदजल सलाहियतें किस तरतीब में बआसानी से सीखी जा सकती हैं। जो लैंग्वेज स्किल है वो 4 होती है, आप जानते ही हैं।
तो उसका जो सही क्रम है वो क्या है, LSRW, यानी कि सबसे पहले लिसनिंग स्किल यानी कि सुनना, उसके बाद स्पीकिंग स्किल यानी कि बोलना, फिर रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ना, और आखिर में है राइटिंग स्किल यानी कि लिखना। ये 4 स्किल्स होती हैं। अब इन चारों स्किल में 2 स्किल जो होती हैं वो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल होती हैं, यानी कि जो अखज़ी महारत होती है वो कौन है, तो सुनना और पढ़ना। ये दोनों जो हैं वो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल हैं, जिसको हम लोग वसूल करने की महारत या फिर अखज़ी महारत कहते हैं। और बोलना और पढ़ना ये दोनों जो महारतें हैं इनको हम लोग एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल यानी कि तख्लीकी महारत कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सही तरतीब क्या होगी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कि प्राइमरी दर्जात में लिखने के बारे में पढ़ाते हुए असल तवज्जो किस पर होनी चाहिए। आप प्राइमरी के बच्चों को लिखना पढ़ा रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है, तो आपकी तवज्जो क्या सही हिज्जे और कवायद पर होनी चाहिए, साफ साफ लिखने पर होनी चाहिए, खुद इजहारियत यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन आत्म अभिव्यक्ति पर होना चाहिए, या फिर हैंड राइटिंग पर होना चाहिए। तो लिखने से मुराद ये नहीं है कि बस आप अच्छा लिखिए और बिना समझे कॉपी पे कुछ भी उतार दीजिए। लिखने का मतलब यह है कि आप सेल्फ एक्सप्रेशन दीजिए, यानी कि जो विचार आपके मन में हैं उनको समझते हुए, उसकी मीनिंग को समझते हुए आप लिखें, तो ये होता है लिखना। तो लिखना सिखाते हुए हमारी असल जो तवज्जो होनी चाहिए वो खुद इजहारियत पर होनी चाहिए। अगला सवाल कि तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, यानी कि पहले फार्मूला बताया जाता है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें दी जाती हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो कवायद सिखाने के लिए 2 तरीके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला है इस्तिक़राई तरीका, जिसको हम लोग इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इस्तिक़राई तरीका में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर उसी एग्जाम्पल से रूल तक पहुंच जाया जाता है। लेकिन जो दूसरा तरीका है वह इस्तिख़राजी तरीका, जिसको हम लोग डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इसमें पहले ही बच्चों को फार्मूला बता दिया जाता है और उस फार्मूले पे एग्जाम्पल कराए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है कि किस तरीके में पहले फार्मूला फिर उसी बुनियाद पर मिसाल पेश की जाती है, तो इस्तिख़राजी तरीका में, डिडक्टिव मेथड में, यानी कि निगमन विधि में पहले रूल बताया जाता है, फिर एग्जाम्पल कराए जाते हैं। अगला सवाल ये है कि जो तलबा जमात में सवाल पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। क्या क्लास के बाहर मुअल्लिम से मिलने की सलाह देनी चाहिए, या फिर क्लास की गुफ्तगू में शिरकत करने के लिए आमादा करना चाहिए, मुसलसल सवाल पूछने के लिए उन्हें तरगीब देनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, या फिर आज़ादाना तौर पर जवाबात तलाश करने को कहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है जो है वो हाफ नॉलेज होता है। कहते हैं क्वेश्चन इज़ अ हाफ नॉलेज। बच्चा सवाल करेगा तो वो उसका जवाब कोशिश हासिल करने के लिए वो बहुत ध्यान देगा और इस तरह से उसका नॉलेज बढ़ेगा। तो अगर बच्चे क्लासरूम में क्वेश्चन करते हैं तो एज ए टीचर हमें उनको क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे डांट कर बैठा दीजिए और फिर वो डांटने लगे और सवाल ही ना पूछे। तो जो तलबा जमात में सवाल पूछते हैं उन्हें मुसलसल सवाल पूछने के लिए तरगीब दी जानी चाहिए। अगला सवाल कि सानवी सतह पर ग्रामर पढ़ाने का सबसे मुनासिब तरीका, यानी कि सेकेंडरी लेवल की बात करें या फिर जूनियर लेवल की बात करें तो ग्रामर पढ़ाने का बेस्ट मेथड क्या है। तो मैंने अभी बताया कि इस्तिक़राई और इस्तिख़राजी जो तरीका होता है ये ग्रामर पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा मौजू और मुनासिब होता है, इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। बच्चे को ज़बान सिखाने का ज़रिया क्या होनी चाहिए। बच्चे को कौमी ज़बान में सिखाना चाहिए, मादरी ज़बान में, दूसरी ज़बान में, या फिर इलाक़ाई ज़बान में। तो बच्चों को ज़बान सिखाने का जो ज़रिया होना चाहिए वो मादरी ज़बान में होना चाहिए। मादरी ज़बान में इसलिए होना चाहिए क्योंकि मादरी ज़बान से बच्चा चीज़ों से कनेक्ट हो पाएगा और उसको सीखने में फितरीपन आएगा, स्वाभाविकता आएगी। इसीलिए NCA भी इस बात की सिफारिश करता है कि जहाँ तक मुमकिन हो इब्तदाई सतह पर बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए।
अगला सवाल कि मिन द जजील में से कौन सा ऑप्शन ज़बान और बोली के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर नहीं करता। यहाँ पे ज़बान और बोली में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता दूँ। पहला ऑप्शन है ज़बान का इलाका वसी है लेकिन बोली का इलाका महदूद है। सही बात है। लैंग्वेज जो होती है वो ब्रॉड एरिया में बोली जाती है लेकिन डायलेक्ट जो है उसका एरिया लिमिटेड होता है। दूसरा ऑप्शन है एक ज़बान में बहुत सी बोलियाँ शामिल होती हैं। सही बात है। एक ज़बान में बहुत सारी बोलियां शामिल होती हैं। कवायद के उसूल ज़बान में इस्तेमाल होते हैं लेकिन बोलियों में नहीं। ग्रामर जो है बोलियों का कोई ग्रामर नहीं होता, लैंग्वेज का ग्रामर होता है। तो ये भी दोनों के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर करता है। लेकिन बोलियों में मेयार है, यानी कि बोलियों का एक रूल होता है, ये बात गलत है। तो यहाँ पे बोलियों में मेयार है, ज़बान में नहीं, ये उल्टी बात है। ज़बान में मेयार होता है, बोलियों में नहीं होता, इसलिए ये वाला जो है वो ज़बान और बोली के दरमियान फ़र्क को ज़ाहिर नहीं करता है। कवायद की तदरीस का बुनियादी मकसद झैल में से क्या है। तो कवायद हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे पढ़ने, बोलने, लिखने की महारत उनमें डेवलप हो सके, यानी कि मिंदरजा वाला तमाम यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मादरी ज़बान का बुनियादी मकसद क्या है। तो ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा और दानिशवाराना तरक्की, ये तीनों मादरी ज़बान का बुनियादी मकसद है, यानी चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल कि सुनीता कभी कभार ज को ज बोलती है, जैसे जहाज़ को वो जहाज बोल रही है। आप सुनीता की ज़बान की टीचर की हैसियत से इस सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे। क्या ये ज़बान की ख़राबी है ज को ज बोलना, या फिर इलाकाई ज़बान का असर है, या फिर ज़बान के इल्म की कमी है इसलिए वो ज को ज बोल रही है, या फिर ज़बान के इस्तेमाल की कमी है। तो ज को ज बोलना, जैसे नमाज को नमाज अगर कोई कह रहा है तो ये इलाकाई ज़बान का असर है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने रीट सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी के कुछ अहम सवालात आपके सामने डिस्कस कर दिए। रीट की और भी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उन वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।